नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विथ विवेक में। आज हम UGC नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन सीरीज में दिसंबर 2014 के प्रथम 25 प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर का अध्ययन करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको UGC नेट पेपर 1 और इतिहास पेपर 2 के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्थल हड़प्पा युगीन नहीं है। तो पहले देखिए विकल्प ए जो है पादरी, यह गुजरात में सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग में है। यह पूर्वी हड़प्पा और हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ ये नमक बनाने की जगह थी, सॉल्ट यानी नमक बनाने की जगह थी और यहाँ नमक रखने हेतु बर्तन भी मिले हैं। इसका अन्य नाम भी है केरला नौधोरो, ये इसका अन्य नाम है। दूसरा स्थल देखिए कुंतसी, ये भी हड़प्पाकालीन है और यह गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। लंबी सुराही, दो हत्थे कटोरे और मिट्टी का खिलौना गाड़ी यहाँ से मिले हैं। तीसरा स्थल देखिए विकल्प सी भिर्राना, ये भी हड़प्पाकालीन है और यह हरियाणा में स्थित है। भिर्राना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। यहाँ से जानवरों की हड्डियाँ मिली है, गाय के सींग मिले हैं, बकरियों, हिरन व चिंकारे के अवशेष मिले हैं। और ये चौथा स्थल जो है जखेरा, ये जखेरा चित्रित धूसर मृदभांड कालीन स्थल है। ये जखेरा 8 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जबकि अन्य स्थल जो थे वो सिर्फ 4 हेक्टेयर में फैले हुए थे, ऐसा उपिंदर सिंह लिखती है। तो ये जो विकल्प डी होगा इसका ये सही जवाब हो जाएगा कि ये हड़प्पा युगीन नहीं है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। वेद दिए हुए हैं, फिर उनके ब्राह्मण दिए हुए हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण थे ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिक की। इसी तरह सामवेद के थे पंचविश, षड्विश और जैमिनीय, जबकि यहाँ तैत्तिरीय दिया हुआ है, तो ये वाला सुमेलित नहीं हुआ। और यजुर्वेद का देखिए शतपथ दिया हुआ है और साथ में तैत्तिरीय ब्राह्मण भी यजुर्वेद के थे। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण था, वो था गोपथ ब्राह्मण। तो ये सब विकल्प सही है, सिर्फ बी गलत है। आपको बता दूं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम व राज्याभिषेक करवाने वाले राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था। तो उपनिषद कालीन अश्वपति जो थे वो केकई के राजा थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछता है, बराबर रिपीट होता है, जेहन में रखिएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तरों का चयन कीजिए। ये जो मत्स्य राज्य था, इसकी राजधानी थी विराटनगर, आधुनिक जयपुर तथा अलवर का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। फिर मत्स्य का क्या हो गया, विराटनगर। फिर दूसरा है वत्स, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, राजतंत्रीय प्रणाली लागू थी यहाँ। उदयन यहाँ के बुद्ध के समकालीन राजा थे और अवंती के साथ उनका संघर्ष रहता है, तो वत्स का क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। फिर वज्जी या वृजी, ये जो वज्जी या वृजी संघ था, यह जो है महावस्तु के अनुसार गौतम बुद्ध लिच्छियों के नियंत्रण पर वैशाली गए थे और पहले स्वतंत्र राज्य बना। फिर अजातशत्रु ने इस वज्जी संघ को अपने में मिला लिया था, तोड़ दिया था अपने मंत्री वरस्कार की सहायता से। तो ये जो है इसकी राजधानी कहाँ थी, वृज्जी की वैशाली, और कुरु का इंद्रप्रस्थ। तो इस हिसाब से फोर्थ का विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है। तो जैन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था। तो दक्षिणी भाग का जो प्रशासकीय केंद्र था वो स्वर्णगिरी था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाह पद्धतियों में से
किस एक में वधु शुल्क देने का नियम था? तो आपको बता दूँ, इसमें जो दिया है आर्ष विवाह या असुर दैव प्रजापति, तो दैव विवाह क्या होता था? यज्ञ, पहले विकल्प है आर्ष, तो आर्षी बताते हैं, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी गाय व बैल देता था, तो ये आर्ष विवाह हो गया। विकल्प बी असुर विवाह, असुर विवाह में वधु शुल्क देने का नियम था, तो ये विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दैव विवाह आपको बता दूं, यज्ञ कर्म करने वालों के साथ दक्षिणा सहित विवाह कर दिया जाता था। और अंत जो है प्रजापत्य विवाह, यह बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह कर दिया जाता था। और आपको अपनी तरफ से एक विवाह बतला दूँ, गंधर्व विवाह। वैसे 8 विवाह थे मुख्यतः, तो इसमें एक गंधर्व विवाह अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जो दो लोग प्रेम करते हैं तो प्रेम संबंधों के आधार पर जो विवाह होता था वो था गंधर्व विवाह। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्रिपत्तु कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी कविताओं का संग्रह है? तो पद्रिपत्तु चेर राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। इससे चेर कालीन इतिहास व संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। ये प्रश्न कई बार पूछता है, अच्छा प्रश्न है। कायारोहण, जिसे लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है, निम्नांकित में कहाँ था? तो ये जो स्थल है कायारोहण जो कि लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है, यह गुजरात में स्थित था। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, राजवंश और संस्थापकों से मिलान करना है। तो सातवाहन राजवंश जो था उसका संस्थापक सिमुक था। सातवाहन का संस्थापक सिमुक। फिर वाकाटक था, उसका संस्थापक विंध्यशक्ति था। इसी तरह पूर्वी गंग वंश का संस्थापक इंद्रवर्मन प्रथम था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो इस हिसाब से इसका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराज ऋषि के रूप में वर्णित है? तो ये राजाधिराज ऋषि जो है इसके रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरि गुहा अभिलेख में वर्णित है। तो विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 6ठी सदी के खगोलज्ञ वराहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? तो ये जो वराहमिहिर साहब थे ये पश्चिमी मालवा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति ने स्वयं को निम्नांकित लेखकों के बराबर माना है। ये पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख के रचयिता थे रवि कीर्ति। इन्होंने अपने आप को कालिदास व भारवी के बराबर माना है। विकल्प बी 2 और 4। ये कालिदास और भारवी के बराबर खुद को मानते थे। वही कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी और भारवी किरातोर्जुनीयम की रचना करने वाले। अब 14 नंबर प्रश्न है कि विंध्य के दक्षिण में राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसने उत्तर भारत के पूर्वकालीन इतिहास में प्रभावशाली भूमिका निभाई हो। बिल्कुल सही कथन है। मध्य भारत के कलचुरियों ने जिनका राष्ट्रकूटों से संबंध था उनकी सक्रिय रूप से सहायता की। नहीं, ये कथन गलत है। तो इसका सी जवाब हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। निम्नांकित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कर सही उत्तर का चयन कीजिए कूट में से। तो ये विक्रम चोल राजराज द्वितीय, वीर राजेंद्र फर्स्ट और कुलोत्तुंग तृतीय, ये सब चोल राजवंश के शासकों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो वीर राजेंद्र का आएगा, वीर राजेंद्र फर्स्ट का, जिनका काल है 1063 से 1069 ईस्वी। ये सबसे पहले आएंगे। और फिर इसके बाद आएंगे विक्रम चोल 1118 से 1135 ईस्वी। और फिर इसके बाद आएंगे राजराज द्वितीय। ये जो है राजराज द्वितीय है, ये है 1146 इनका काल है। और सबसे अंत में आएंगे कुलोत्तुंग तृतीय। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन शिव भक्त के रूप में ज्ञात है? तो इसमें जो शासक है कन्नौज का हर्ष, बंगाल का विजय सेन जिसका देवपारा अभिलेख है, भोज परिमार, गोविंद चंद गढ़वाल, ये सभी शिव भक्त के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट होता है कुछ न कुछ रूप में, आंशिक रूप में। तो ये चारों जो है हर्ष, विजय सेन, भोज परमार और गोविंद चंद गढ़वाल, ये सभी शिव भक्त के रूप में जाने जाते हैं। कंबोडिया का भव्यतम स्मारक अंगकोर वाट मूलतः किसे समर्पित था? तो कंबोडिया का जो ये मंदिर था यह विष्णु को समर्पित मंदिर था। अभी भी यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित ने, मतलब कौन सा गलत मिलान है? तो तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना बिल्कुल सही। शाहजहांनामा इनायत खां की रचना है, बिल्कुल सही। बहारिस्तान एक गैबी मिर्ज़ा हैदर दोगलात ना, बिल्कुल नहीं, ये कथन सुमेलित नहीं है, सी। ये जो बहारिस्तान एक गैबी है ये मिर्ज़ा नाथन के द्वारा लिखित है। ये 17वीं शताब्दी के बंगाल, कूच बिहार, असम व बिहार का इतिहास है जो कि जहांगीर के काल में लिखा गया था। ये जो मिर्ज़ा नाथन साहब थे बहारिस्तान एक गैबी के रचयिता, इनका पूरा नाम अलाउद्दीन इस्कहम अलियस मिर्ज़ा नाथन था। जहांगीर ने इसे सिताब खान की उपाधि दी थी। और इसके विकल्प के आगे में जो है मिर्ज़ा हैदर दोगलात, उनकी रचना है तारीख़ रसीदी। इसमें मध्य एशिया की राजनीति पर प्रकाश पड़ता है। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और 2 को मिलाना है, लेखक और पुस्तक का नाम दिया है। तो इरफान हबीब साहब जो है, इनकी पुस्तक है मिडिवल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। तो ये जो विकल्प ए है इसका है 4। फिर है जोसेफ नीडम, तो इनका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन चाइना और साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना, माफ़ कीजिएगा। और इक़्तिदार आलम खान की रचना है ये गन पाउडर एंड फायर आर्म्स वारफेयर इन मिडिवल इंडिया। तो ये जो गन पाउडर वाली रचना है ये इक़्तिदार आलम खान की है। और ये जॉन डिलॉस साहब है, इनकी ये फर्स्ट वाली रचना है मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड होवसल स्कल्पचर 12th एंड 13th सेंचुरी। तो इस हिसाब से 19 नंबर प्रश्न का विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। मध्यकालीन चित्रकला के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? मध्यकालीन कला की प्रारंभिक अवस्था जो एलोरा में अजंता के अवशेषों के साथ मिली हुई है की विशेषताएं है पैनी रेखाएं, पैनेकोन, रंगीन मॉडलिंग का अभाव तथा रंग बिरंगी सजावट की तरफ झुकाव। ये कथन सत्य है। यह मध्यकालीन तंजावुर और तिरुमलाई के दक्षिण भारतीय मंदिरों के भित्ति चित्रों में नहीं मिलते। पूर्वी भारत और नेपाल में पाल शासकों के अभी चित्तिपित्र तारपत्र पर बचे नहीं रहे। तो बी और सी ये सब कथन गलत है, केवल ए कथन सही है। दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी निम्नलिखित गुलाम सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? तो हम गुलाम वंश पे आपको वीडियो भी लाए हैं, ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, इन सब के बारे में आपको वीडियो ला सके। दिल्ली सल्तनत के बलबन के बारे में भी ला चुके, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ सबका प्लेलिस्ट बना है, मिडावल इंडियन हिस्ट्री का, नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो वहाँ जाके आप एकदम बिल्कुल देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं पूछेगा। बहुत ही मेहनत लगा उन वीडियो को बनाने में, ज़रूर देखें और नोट्स में ऐड करें। इसमें जो गुलाम वंश का जो सही कालानुक्रम होगा 21 नंबर का, ये विकल्प सी होगा। सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह अप्रैल 1236 से नवंबर 1236, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 और मसूद शाह 1242 से 46, फिर नसरुद्दीन महमूद आते हैं 1246 से 66, जिनका दामाद बलबन गयासुद्दीन बलबन उनको जहर देके, जैसा कि कौन लिखते हैं, सतीश चंद्रा साहब लिखते हैं कि जहर देके मार दिया, खुद उसको और उसके सारे पुत्रों को, और 1266 में गद्दी पर बैठ गया। 1266 से 87 का काल है गयासुद्दीन बलबन का।
और रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये तो हो गया, बहराम शाह, ये सब है। इससे पहले जो है वही ऐबक और इल्तुतमिश का काल था और बीच में रजिया सुल्तान का। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया जो होता था वो बरीद ए ममलिक कहलाता था। इसमें अरीज ए ममलिक सैन्य विभाग होता था। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की न्यायंकार व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित थी? तो ये जो न्यायंकार व्यवस्था थी विजयनगर साम्राज्य में, ये सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था पर आधारित थी। इक्ता प्रणाली में सबसे पहले ये जो काम किया था, इक्ता प्रणाली का जनक का स्टार्ट माना जाता है, ये इल्तुतमिश को माना जाता है। इसी ने तुर्कान चहलगानी या 40 गुलामों के दल चालीसा का गठन किया था। 24 नंबर प्रश्न, लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे? बिल्कुल प्रसन्न और संतुष्ट थे। अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन पर शोक मनाया। किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख़ फरिश्ता में ये बातें लिखता है? तो तारीख़ फरिश्ता की रचना है और ये जो है कि शासनकाल में संतुष्ट और प्रसन्न वाली बात है और सभी ने काले कपड़े का पहनकर निधन का शोक मनाया। ये सैयद सुल्तान खिज्र खान के बारे में लिखा गया है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं को घर की 4 दीवारी में ही रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? बड़े ही पिछड़े विचार थे इनके, पर समकालीन समाज में कहीं ये उचित हो, क्योंकि बड़ा आक्रमणों का दौर चला करता था। वैसे भी इतिहास समकालीन चीज़ों को देख के तत्कालीन समय के ये जो रचनाएं लिखी जाती है, हमको उस समय का सोच के देखना चाहिए। तो ये जो महिलाओं के 4 दीवारी और चरखा वाली बात है, ये 25 नंबर प्रश्न का विकल्प बी है। अमीर खुसरो व इसामी साहब ने ये बातें कही थी कि महिलाओं के बारे में कि घर के 4 दीवारी में रहे और चरखा काटे। आप कॉपी कलम लेकर बैठे रहे और सभी इम्पोर्टेंट बातों को नोट्स में ऐड कर ले। मैं शब्दों में बता नहीं सकता कि ये प्रीवियस ईयर सीरीज नेट एग्ज़ाम व अन्य सभी हिस्ट्री से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। जो लोग पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनकी सफलता तय है। आपकी सफलता हेतु हमारा यह प्रयास है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐसे प्रीवियस ईयर सीरीज की 10-12 वीडियो के लिंक है। वहाँ आपका 10-12 वीडियो मतलब 500-600 प्रश्न का रिवीजन हो जाएगा एमसीक्यू का, वो भी यूजीसी नेट में पूछे हुए। ऐसे जनरल एमसीक्यू पढ़ के क्या, जनरल एमसीक्यू जनरल होते हैं और ये यूजीसी नेट में पूछे गए एमसीक्यू, मतलब कितने हाई लेवल के एमसीक्यू के। ऐसे 500 एमसीक्यू की सीरीज आपके लिंक में है। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और जो आपकी पसंद है उस अनुसार से वीडियो देखिए। और हमारा तो प्रयास ही है कि आपका जेआरएफ हो और हमारा नारा भी है, अब की बार जेआरएफ पर वार। धन्यवाद।